हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक इट विद रिंकू सिंह, विद अन अकेडमी एंड लेट्स क्रैक इट एनटीए यूजीसी नेट। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रही हूँ, तो उस ऑर्डर में चलते हुए हम मौर्य साम्राज्य तक आ पहुंचे हैं। हमने बात किया था कि 6th सेंचुरी बीसी में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मगध साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उस पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, नंदों का विनाश करके घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो हम लोग आज मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। यस, तो ये कुछ मेरे बारे में, दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड अब हम बात करेंगे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो एनटीए यूजीसी नेट का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा आपको। एक्सपर्ट गाइडेंस जिसमें आपका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई होने में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो फॉर श्योर सिलेक्शन के लिए आप अन अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से टॉप के एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं और ये आपको उसी एक्सपर्ट तरीके से आपको गाइड करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके एनटीए यूजीसी नेट के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, और बहुत सारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस आप जब देख पा रहे। फ्री मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 सबके लिए चल रहा है। ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और हिस्ट्री मैं आप लोगों का ले रही हूँ। तो अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अन अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए आप जल्दी से एक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कीजिए और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें से 12 मंथ्स या फिर 2 ईयर 24 मंथ्स ये दोनों प्रोग्राम सेलेक्ट में कोई एक सेलेक्ट कीजिए और इस RS नेट कोड को यूज कीजिए अन अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं आप मेरे कोड से तो मेरा आपके साथ कंप्लीट गाइडेंस रहेगा फर्स्ट पेपर से लेकर और सेकंड पेपर तक, दोनों में। ठीक है, दोनों में आपको गाइड करूंगी। और जिनका हिस्ट्री है वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, उनके लिए अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको पूरी तरह मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो बस RS नेट कोड यूज करिए, RS नेट कोड को यूज कीजिए अन अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। ये मेरा टेलीग्राम लिंक जहाँ मैं अपने सेशंस की PDF डालती हूँ। कई लोग, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको मिल गया है, तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फ़ोन उठाइए, यहाँ पर कॉल कीजिए मुझे अपने हर डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हर परेशानी के समाधान के लिए। बस डोंट फॉरगेट RS नेट कोड को आप याद रखिए और इस कोड से अन अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौर्य राजवंश का जो इतिहास हम पढ़ते हैं उस इतिहास का हमने पुनर्निर्माण कैसे किया है, क्या सोर्सेज हैं, क्या स्रोत हैं मौर्य राजवंश के इतिहास को जानने का। तो अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है,
सोमदेव का कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है, ठीक है। क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, इनसे जानकारी हमें मौर्य वंश के बारे में मिलती है ब्राह्मण साहित्य में। और ये वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये तो आप में से सबको ही पता होगा, लेकिन बाकी सारे भी बुक्स और राइटर के नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और भर भर के क्वेश्चन आता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, बुक्स के नेम एंड राइटर्स मैच करने होते हैं। तो वैसे भी आप याद रखिएगा कि कथा सरित सागर सोमदेव का है, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, और पतंजलि का महाभाष्य भी थोड़ा सा कॉमन है, हो सकता है आपको ये भी याद हो। तो बौद्ध ग्रंथों में, ब्राह्मण साहित्य में तो ये है, बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, ये सब कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। आप याद रखना, आपका जो सिलेबस है एनटीए का, तो हर जितने भी आपके मतलब चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, उन सब में सबसे पहला रहता है कि स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, उस पीरियड के बारे में जानने का। तो मौर्य राजवंश के बारे में जानने का ये हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य देखा आपने, बौद्ध साहित्य देखा, और जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। हेमचंद्र ने लिखा है परिशिष्ट पर्वन, और पर्वत भी कहीं कहीं परिशिष्ट पर्वत ऐसे लिखा रहता है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र ये जैन ग्रंथ में है। तो अभी हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। विदेशी विवरण अगर देखते हैं तो स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, ये सारे अरिस्टोबुलस, ये सब यूनानी क्लासिकल लेखक हैं जो सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ समय बाद ये लोग भारत आए थे, और इन लोगों ने लिखा है उस समय मौर्यों के बारे में। तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकुट्टस कहा है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो सैंड्रोकुट्टस कहा है, सैंड्रोकुट्टस, ठीक है। और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकुट्टस कहा है। ये मैच करने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, ये मैच करने के लिए आता है। तो सैंड्रोकुट्टस कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। एंड्रोकुट्टस कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन, ठीक है, जस्टिन और स्ट्रैबो ने सैंड्रोकुट्टस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकुट्टस कहा है, ठीक है। फिलार्कस ने भी सैंड्रोकुट्टस कहा है इनको। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकुट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विलियम जोन्स ने सबसे पहले सैंड्रोकुट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, क्योंकि जो उनका विवरण मतलब सैंड्रोकुट्टस के नाम से था वो काफी चंद्रगुप्त मौर्य से मैच कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। 323 से 295 ईसा पूर्व इनका पीरियड है। आपको एक साल आगे पीछे मिलेगा, ठीक है, एक साल आगे पीछे अलग अलग डेट आपको बुक से मिलेगा। उस पर मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि उस समय जो है सारी बुक्स में एंशिएंट हिस्ट्री के आपको अलग अलग डेट्स मिलेंगी। क्यों मिलती हैं ये अलग अलग डेट्स, क्योंकि जो है ये उस समय आपका निश्चित हमें कुछ लिखित नहीं मिलता है कि इसी टाइम पे ये बैठे थे, और बाकी जो हम लोगों ने कुछ कार्बन डेटिंग से निकाला है वो, और कुछ सोर्सेज से निकाला है वो, तो सब लोग अंदाज पर ही ये डेट फिक्स करते हैं। तो जो सबसे मान्य है वो डेट मैंने आपको दिया है। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से गद्दी पर बैठे थे घनानंद को पराजित करके। तो ये कहानी तो आप सब लोग जानते होंगे। आप सब लोग जानते होंगे इस कहानी को। कैसे जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीवी सीरियल्स इस मतलब टॉपिक पर बन चुके हैं कि किस तरह से चाणक्य अपना चोटी खोलते हैं और कहते हैं मैं तब बांधूंगा जब इसका समूल नाश कर दूंगा घनानंद की। तो ये कहानी, और चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया था उन्होंने, और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दे करके उन्होंने तैयार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने
जो है नाश किया था नंद वंश का। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक किल्लकम, ठीक है, कहते हैं किल्लकम नामक एक खेल खेल रहा था। कुछ लोग कहते हैं राज किलकम, कुछ लोग किलकम कहते हैं। तो इसमें वो क्या था कि वो चरवाहा की तरह था और बहुत सारे अपनी उम्र के बच्चों का राजा बन के कुछ न्याय का कार्य कर रहा था। तो इसको देख कर चाणक्य बहुत प्रभावित हुए थे और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने उठा नहीं लिया था, मतलब उसके माता से पिता से मांग लिया था। अब इस पर एक प्रश्न हमेशा आता है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का वंश क्या था, किस वंश का था। तो इसमें जो है कुछ लोग जो है जैसे मतलब शूद्र कहते हैं, कुछ जैसे पुराण कहते हैं कि ये शूद्र था, ठीक है, और बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। विशाख दत्त जो है, जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें इनको निम्न कुल का, वृषल का कुल का, मतलब निम्न कुल का बताया गया है। कैसे मौर्य कैसे पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं कि मूरा के पुत्र थे, कुछ लोग कहते हैं मूरा जनजाति से थे, कुछ लोग कहते हैं ऐसे प्रदेश से थे जहां पर मौर्य बहुत थे। तो यहाँ पर इनके जन्म को लेकर के बहुत विवाद है, मतलब इनके कुल को लेकर के बहुत विवाद है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये घनानंद के कीप कीप के मतलब पुत्र थे। लेकिन मतलब इस पर जो है बहुत क्वेश्चन आप मत एक्सपेक्ट करिएगा। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किस सोर्स ने क्या कहा है, तो उसमें ये बस इतना आप ध्यान रखना कि मतलब किसने इनको किस कुल का बताया है। पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये निम्न कुल के थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये मूरा, ये कोई एक जनजाति थी जो हिमालय के तराई में शासन करती थी, जहाँ पे मोर बहुत रहते थे, इसलिए उस प्रदेश का नाम मौर्य पड़ा था। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वहां से थे इसलिए इनको मौर्य कहा गया, ठीक है। जो यूनानी राइटर था प्लूटार्क, उसने उसने मतलब लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर के 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ये कई सोर्सेज से ये प्रूव होता है कि एक छोटी सी सेना लेकर के उन्होंने नंदों को हट का विनाश किया था। और पूरे भारत में तमिलनाडु को छोड़कर, ऐसा मतलब पूरे मैप जब आप देखोगे तो तमिलनाडु को छोड़ करके जो है ऐसा मतलब लगता है कि पूरे भारत पर, उस समय कश्मीर को भी अशोक ने जीता था, तो कश्मीर और तमिलनाडु, ठीक है। जस्टिन ने भी कुछ ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। तो 305 उस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश था जिसको सिकंदर ने जीता था, और अब उसको छत्रप में बांटकर, मैंने आपको बताया था प्रांत को छत्रपी कहा गया, यूनानी और ईरानियों ने छत्रपी कहा, तो उसको छत्रपियों में बांटकर अपने सेनापतियों को नियुक्त करके वो चला गया था। तो उसमें पश्चिमोत्तर में उस समय सेल्यूकस शासन कर रहा था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई सिकंदर से नहीं हुई थी, सेल्यूकस निकेटर से इनकी जो उनका सेनापति था उसको पराजित किया था। और संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी हेरात और कंधार को अराकोसिया यूनानी भाषा में कहा जाता है, एरिया, हेरात, कंधार, जेड्रोसिया, पेरोपेनिसडाई, काबुल के ये सारे कुछ क्षेत्र दिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे आर्य शर्मा जो कि एक बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, और ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी इन्होंने लिखी है, इनकी किताब है जो है। तो ये कहते हैं कि जब 500 हाथी, जो किसी को हराता है उसको वो कुछ देता नहीं है, तो चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। तो ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी तरह पराजित नहीं किया होगा, इन दोनों के बीच एक संधि हो गई होगी। तो सेल्यूकस, आर्य शर्मा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ होगा, और उस समझौता के तहत ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी दिया होगा। बाकी ये भी एक सच है कि वो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, और अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को
भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका भी एक मुख्य स्रोत है मौर्य काल के बारे में जानने का। हालांकि इंडिका अब हम लोगों को अपने मौलिक रूप में नहीं मिलती है, लेकिन अलग अलग राइटर्स ने जो इंडिका से लेकर के उदाहरण दिए हैं उनसे इकट्ठा किया जाता है कि मेगास्थनीज ने कहा क्या, मेगास्थनीज ने क्या कहा मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने भी किया है, एपियानस ने भी किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। कर्नाटक तक तो कश्मीर, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीनगर के अशोक ने क्या श्रीनगर शहर की स्थापना, कश्मीर पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। श्रीनगर शहर का संस्थापक अशोक माना जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। हाँ, तमिलनाडु नहीं था। नीचे जो है इसमें जो है आपका, जब मैप देखोगे तो आपको उसमें से दिखेगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की जानकारी जो है हम लोग को तमिल ग्रंथ अहनानूर से पता चलता है। अहनानूर, ठीक है, अहनानूर और मुरनानूर जो कि मतलब संगम ग्रंथ हैं, इनसे हमें पता चलता है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से पता चलता है। महास्थान अभिलेख मिला है तो उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीता था। ठीक है, और अपने जीवन के अंतिम चरण में यानी लास्ट फेज में इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में छोड़कर ये श्रवणबेलगोला चले गए थे, जो कि कर्नाटक मैसूर में एक पहाड़ी है। और मैंने आपको बताया था कि क्यों चले गए थे। पाटलिपुत्र में दुर्भिक्ष, सूखा, ड्राउट पड़ा था और अपनी प्रजा के इस कष्ट को देखा नहीं गया था और उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इस वजह से वो वहां पर चले गए थे। और जैन लेखों से पता चलता है कि उस समय 12 वर्ष का अकाल, भीषण अकाल मगध में पड़ा था। ठीक है, फिर इनके पुत्र हुए बिंदुसार का पीरियड 298 बीसी से 272 माना जाता है। कहीं कहीं 295 देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि 298 बीसी में 298 ईसा पूर्व में इनको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवणबेलगोला, पर उनकी मृत्यु कुछ लोग कहते हैं कि 295 में हुई थी, तो वो लोग 295 करते हैं, पर मान्य डेट यही है क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर वो चले गए थे और वो कुछ सोच कर ही गए थे क्योंकि वहां पर उन्होंने संलेखना पद्धति से मृत्युवरण किया था, यानी उन्होंने शरीर त्यागा था। तो बिंदुसार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपका क्वेश्चन आता है इनके बारे में जो यूनानी लेखकों ने जो चर्चा किया है तो उस पर इन पे प्रश्न आ जाता है। तो यूनानी लेखों में बिंदुसार को कहा गया था अमित्रोचेटस, याद रखिएगा, अमित्रोचेटस, सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, अमित्रोचेटस बिंदुसार। वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन इनको कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये नेट है, ये यूपीएससी कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन पीसीएस, नेट ये सब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने यूपीएससी का इसलिए चर्चा कर दिया कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो यूपीएससी भी में भी पीसीएस वगैरह भी दे रहे होंगे, बाकी मतलब जो नेट दे रहे हैं वो ध्यान देंगे कि इनका जैसे बिंदुसार का क्या क्या नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या क्या नाम मिलता है। ठीक है, तो बिंदुसार के समय में भी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर स्थापित हुआ था। और डायमेकस ये भी आता है, डायमेकस और डायोनिसस दो विदेशी राजदूत इनके दरबार में आए। तो आपका ऐसे आता है कि मतलब बिंदुसार के राज दरबार में निम्नलिखित में से कौन कौन आए, तो कौन कौन आए, तो डायमेकस और डायोनिसस, बिंदुसार के दरबार में आए। ठीक है, तो स्ट्रैबो कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इन्होंने जो है एंटियोकस से
सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। ये भी आता है किसने मांगा था। यहाँ पे शासक का नाम याद रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, सीरिया का शासक, कहाँ का शासक था ये, सीरिया का शासक, एंटियोकस फर्स्ट। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। सूखा अंजीर जो कि उधर बहुत मिलता है। तो इसमें कहते हैं कि एंटियोकस ने मदिरा और अंजीर तो भेज दी थी लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था, और बहुत विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया था कि दार्शनिक जो है विनिमय की चीज नहीं होते, एक्सचेंज की चीज नहीं होते। तो हमेशा इसकी चर्चा की जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और प्लिनी कहता है कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस के नाम से फेमस हैं, इन्होंने डायनोसियस, ठीक है, डायमेकस को सीरिया के शासक ने और डायनोसियस को मिस्र के शासक टॉलमी ने मौर्य दरबार में भेजा था राजदूत बनाकर। ठीक है, एक यहां से भी आता है प्रश्न, दिव्यावदान के अनुसार, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हो गए थे बिंदुसार के समय। बिंदुसार ने कई शादियां की थी जिसमें एक रानी के पुत्र था सुसीम, वो तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था। जब मैं मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि पूरे मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था, और प्रांतों के जो गवर्नर होते थे वो हमेशा मतलब राजकुल से ही होते थे, तो ज्यादातर राजकुमारों को ही वहाँ का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था। तो उसी में जो है तक्षशिला का सुसीम था और उज्जैनी का अशोक था। तो सुसीम, इससे ये पता चलता है कि सुसीम फेलियर हो गया था, तो अशोक को भेजा गया था वहां पर दबाने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर था, आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार मानता था, और उसके राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी एक निवास करता था, तो आजीवक संप्रदाय को मानता था। मखली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। और फिर आता है अशोक महान। अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं अपने विजयों के लिए, और अशोक जाने जाते हैं अपने धाम के लिए। और अगर मौर्य वंश में बात करते हैं, इतनी बड़े विजेता होने के बावजूद चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण शासक अशोक को ही माना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इतिहास में 2 ही लोगों के साथ महान लगा है, महान अशोका द ग्रेट, और महान अकबर द ग्रेट, 2 ही लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्रजा के बीच जो सौहार्द, हर संप्रदाय के बीच जो समन्वय करने की कोशिश की, वो उसका कोई मिसाल नहीं है। मतलब इनकी जो कोशिशें रही, जो इनका जो धर्मनिरपेक्ष था, इनका जो सेक्युलरिज्म रहा, यही इनको बेसिकली महान बनाता है। ठीक है, तो जैन अनुश्रुतियां कहती हैं कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर शासन किया। ठीक है, और सिंगली अनुश्रुतियां यानी बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। पर इसको थोड़ा सा वो माना जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो अपने धर्म को महान, यानी बौद्ध ग्रंथ जिन्होंने लिखा, तो वो बौद्ध धर्म को महान दिखाने के लिए कि बौद्ध धर्म ने कैसे अशोक को बदल दिया, उसको महान दिखाने के लिए वो ये कहानी उसमें कही गई है। ऐसा लगता है कि उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई तो हुई थी, क्योंकि देखो यहाँ पर डेट दिया है मैंने 273, पर कलिंग वॉर का आता है कि अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष, और कलिंग वॉर का डेट भी आता है 261 बीसी। कलिंग वॉर का जो डेट आता है 261 ईसा पूर्व, और ऐसे लिखा हुआ आता है कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष में। ठीक है, 8वें वर्ष में। तो अगर ये अशोक के शासन के 8वें वर्ष में, तो अगर 273 मानते हैं तो फिर ये 261 बीसी नहीं आता।
तो इसका मतलब कि अशोक 269 बीसी से राज्य करना उसने शुरू किया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि 272 73 टू 272 मतलब 72 भी माना जाता है, 272 73। तो इसमें ये गद्दी पर तो मतलब बैठा होगा, लेकिन शासन करना ये शुरू नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलता रहा होगा। तो प्रॉपर तरीके से अशोक ने शासन करना शुरू हुआ किया होगा 269 बीसी से, तभी उसके 8वें वर्ष यानी 261 बीसी से 261 में उसने कलिंग वॉर किया था। ठीक है। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों से मिलती है, और ये पता चलता है कि अशोक राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हड़ की राज तरंगिणी से भी हमें अशोक के बारे में पता चलता है। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी कहती है कि अशोक शिव का उपासक था। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक शिव का उपासक था, शैव धर्म को मानता था, और कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे, ठीक है, बितस्ता नदी के किनारे इसने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। तो वितस्ता संस्कृत नाम है झेलम नदी का, ठीक है, वितस्ता। तो श्रीनगर शहर की स्थापना, तो श्री आज का जो कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसका संस्थापक कौन? तो अशोक। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसकी एक रानी कारुवाकी का उल्लेख आता है। कारुवाकी, इसको जोड़ा जाता है वही कलिंग की राजकुमारी। आप लोगों ने एक फिल्म आई थी अशोका, शाहरुख खान और करीना कपूर। मैं पता है ऐतिहासिक फिल्मों का इसलिए उदाहरण दे देती हूँ कि उससे मतलब वो पूरी तरह, उसमें देखो काल्पनिक चीजें, तो भाई फिल्म है तो काल्पनिक चीजें शामिल की जाती हैं, तभी फिल्म चलेगी कैसे। लेकिन काफी कुछ जैसे चीजें थोड़ी थोड़ी ली भी जाती हैं इतिहास से, तो थोड़ा विजन क्लियर होता है, एक दिमाग में एक विजुअल इम्प्रिंट बन जाता है। तो कारवाकी वही कलिंग की राजकुमारी मानी जाती है। तो कारवाकी का विशेष रूप से उल्लेख आता है। तो कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, जो अब मैं आपको बता रही थी, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। कहते हैं उस समय लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1-1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए थे। इतना नरसंहार देखकर, इतने लोगों की मृत्यु को देख करके अशोक का हृदय पिघल गया था। अशोक बहुत द्रवित हो गया था, और कहते हैं कि कलिंग पर क्यों, आखिर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, क्यों अशोक ने कलिंग को जीतने की कोशिश क्यों की। ठीक है। तो इससे मतलब ये लगता है कि कलिंग जो है व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से अगर देखा गया, तो कलिंग एक बहुत उड़ीसा, भाई कलिंग उड़ीसा में था, तो उड़ीसा को मान्यता है कि एक सामरिक जगह पे था। दूसरा ये था कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था, और यहाँ हाथी बहुत थे, ये कलिंग हाथियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। तो इन सब को देखते हुए अशोक ने सोचा कि कलिंग पर, उड़ीसा पर मेरा आधिपत्य रहना चाहिए। तो इसके लिए उसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग को जीतने के बाद कलिंग में उसने 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। तोसली, ठीक है, तोसली, एक तो तोसली था, उत्तरी केंद्र था जिसकी राजधानी तोसली थी, और दक्षिणी केंद्र था जिसकी राजधानी जौगढ़। धौली और जौगढ़ में उसका जो प्राप्त हुआ है अशोक का अभिलेख। तो उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र, मतलब 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे कलिंग में अशोक ने। ठीक है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इसके कई सारे हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। तो सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश, सिंहली समझ रहे हो ना, बार बार मैं सिंहली कह रही हूँ। श्रीलंका को सिंहली देश कहा जाता था। ठीक है। तो श्रीलंका, दीपवंश और महावंश, हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में भी पता चलता है, और इसमें भारत के शासकों के बारे में भी उल्लेख है। तो इनके अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था।
फिर मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था। और एक ये होता है कि इसने मतलब जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और इसको दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु को जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अशोक का चचेरा भाई था, पर इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कुछ धम्म यात्राएं की थी। धम्म यात्रा, इनको क्या कहते हैं? धम्म यात्रा, ठीक है। और ये जो धम्म यात्राएं थी उसमें ये आपको मैच करने के लिए आता है। एक तरफ रहेगा कि बोध गया, लुम्बिनी, ठीक है, और दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया रहता है, और उसमें कुछ कुछ और भी चीजें रहेंगी, चारों ऑप्शन रहेगा, जाहिर है। तो अशोक अपने 10वें वर्ष, अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी उसने, जहां पर बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था। 20वें वर्ष अपने शासन के 10वें वर्ष और शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। लुम्बिनी ग्राम को इसने बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था, यानी एकदम नहीं वसूला जाता था ये बात नहीं है, पर एकदम मिनिमम कर दिया था। तो ये परसेंटेज, ये रेशियो आता है कि कितना कर दिया था, तो 1/8, ठीक है, 1/8, जो मौर्य काल में लगभग हर जगह मतलब मिनिमम कहीं कहीं 1/4 है, जैसे 1/4 वसूला जाता था, और ये मिनिमम वसूला जाता था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1/8 कर दिया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग वसूला जाता था, तो 1/6 से लेकर के 1/4 तक, ठीक है। पर मौर्य काल में अधिकारी सबसे, मतलब मैं आपको प्रशासन पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा अधिकारियों की संख्या मौर्य काल में पाया गया। एक विशाल अधिकारी तंत्र था, उनको पे करने के लिए इतनी बड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास इतनी बड़ी सेना थी, 6 लाख की सेना खड़ी करने के लिए इनको संसाधन की जरूरत थी, तो इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लगाए थे, तो ज्यादातर 1/4 देखा गया, ठीक है। पर इन्होंने लुम्बिनी में 1/8 कर दिया था, जो कि नाम मात्र का था। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख मिलते हैं, रूमिनदेई और निगलीवा। रूमिनदेई और निगलीवा अभिलेख, ये स्तंभ अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख अभी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, एक दिन जो क्लास रहेगा सिर्फ अशोक के अभिलेख पर रहेगा। अभी मैं बौद्ध धर्म और धम्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख आपको बताऊंगी। बाकी अशोक के कितने तरह के अभिलेख मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मिले हैं, कहाँ पर अशोक का नाम मिलता है, कहाँ पर देवा नाम पियदसी मिलता है, कहाँ अशोक का रिलीफ स्कल्पचर मिलता है, यानी अशोक की एक मूर्ति, उकेरित मूर्ति मिलती है, ये सब हम लोग अशोक के अभिलेख वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म को लेकर के अभी मैं बता रही हूँ कि अशोक के 2 अभिलेख रूमिनदेई और निगलीवा। रूमिनदेई अगले ये जो है नेपाल की तराई में है ये दोनों, तो वहां से स्तंभलेख मिले हैं। तो रूमिनदेई से पता चलता है कि टैक्सेशन कैसा था, मौर्यकालीन टैक्सेशन कैसा था, यानी कितना टैक्स, कैसे कैसे टैक्स थे और टैक्स कैसे लिया जाता था। तो मैं यानी कर नीति के बारे में हमें इनकी जानकारी मिलती है। और अशोक के बौद्ध होने का सबसे ठोस प्रमाण, सबल प्रमाण भाब्रू शिलालेख से। एक बार तो सिर्फ यही पूछा था कि भाब्रू शिलालेख कहाँ पर है, तो भाब्रू बैराट राजस्थान में। तो भाब्रू शिलालेख में अशोक स्पष्टतः लिख के आता है कि अशोक बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है। अशोक के धम्म का अभिलेख, इस धम्म का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख से, ठीक है। तो अशोक के समय में कुछ यवन शक्तियां थे उस समय पश्चिमी, इसमें यवन, गांधार और कंबोज, इसका भी उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में आता है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था, तो ये भी याद रखिएगा। अशोक के सारे अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, यानी धम्म पूरे साम्राज्य में जगह जगह पे अशोक ने अभिलेख लिखवाए। क्यों? अपने राजाज्ञा के लिए अभिलेख जो लगवाए अशोक ने, अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं, स्तंभ लिख मिलते हैं, ये सारे कुछ, तो ये सारे के सारे जो है अभिलेख
अभिलेख जो है, मतलब क्यों अशोक ने खुदवाए, तो अपने राजाज्ञा को, यानी अपने आज्ञा को, तो राजा की आज्ञा राजाज्ञा हो जाती है, तो अपनी आज्ञा को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, सॉरी, तो लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अभिलेख खुदवाए थे। तो इसी में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, ये एक फैक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि अशोक के जितने भी अभिलेख थे उन सब का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। तो कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जो इलाहाबाद में कौशाम्बी है, और प्रयाग प्रयाग वही अभिलेख है जिसपे बाद में समुद्रगुप्त की भी प्रशस्ति हमें मिलती है। तो वहां पर जो अशोक का अभिलेख, बेसिकली वो अशोक का स्तंभ था, उसी के ऊपर फिर समुद्रगुप्त की भी प्रशस्ति हरिशेन ने लिख दी थी। तो कारुवाकी, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि कारुवाकी के द्वारा जो कारुवाकी ने दान दिए थे उसका अभिलेख मिलता है। हाँ देखो, मैंने यहाँ नोट कर दिया, रानी का अभिलेख इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है, सोहगौरा महास्थान अभिलेख से, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। यहां से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सोहगौरा जो है ताम्रपत्र अभिलेख मिला है हमें वहां से। तो अशोक के बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख और उसका शासनादेश है सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी की लघु स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पष्टता अशोक ने, आपको पता है ये सांची से हमने चक्र लिया है जो हमारे तिरंगे झंडे पर है, और मैंने आपको बताया था कि ये चक्र धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब जो 24 तिल्लियां रहती हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन का ये द्योतक है। जो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया, तो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये चक्र अशोक ने खुदवाए थे। तो अशोक का बौद्ध होने का सिद्ध करने का भाब्रू शिलालेख के बाद स्पष्ट सारनाथ का अभिलेख, सांची का स्तूप पे जो अभिलेख वहां स्तंभ मिले हैं, वहां कौशाम्बी के लघु स्तंभ, ये सब भी प्रमाण है। ठीक है, सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश था, और कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को ये दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये भी पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। बराबर की पहाड़ियों में, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से नेट पूछ चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है यहाँ से, कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनके नाम थे कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, कर्ण, चौपार और सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा अशोक के समय में ही बना था, और इसके पौत्र दशरथ ने मिलकर के इसे आजीवकों को दान दिया था। निगाली सागर अभिलेख से जो है बुद्ध कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो कनक मुनि, जिसको मतलब बुद्ध का ही एक रूप माना गया था, निगाली सागर अभिलेख में कनक मुनि का उल्लेख आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब बात करते हैं अशोक के धम्म का। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन अशोक ने बिल्कुल जो बुद्ध कह गए, बिल्कुल उसको लाइन बाय लाइन नहीं कराया था। अशोक ने उसको लाइन बाय लाइन नहीं कराया। अशोक ने इस चीज को थोड़ा सा सरल भाषा में एक मतलब आप ये समझ लो कि जिससे प्रजा का नैतिक उत्थान संभव था जिन कार्यों से, तो एक जीवन शैली के रूप में अशोक ने कुछ बातें अपनी प्रजा को कही। ठीक है, उसने ये नहीं कही कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, बौद्ध धर्म को अपनाओ, ये सब उसने नहीं कहा। उसने अपने स्तंभ लेखों में मतलब अपनी प्रजा को कहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसने अपनी प्रजा को ये बताया। तो अशोक ने जो अपनी प्रजा को एक नैतिक जीवन जीने के लिए जो उपाय बताए,
उसी को अशोक का धम कहा जाता है। ठीक है, ये जो धम शब्द है, ये जो आप धम शब्द देख रहे हो, ये धर्म धर्म का ही प्राकृत रूप है। प्राकृत प्राकृत यानी स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेजेस को हम स्थानीय भाषा को हम प्राकृत रूप कह देते हैं। ठीक है, तो इन जैसे आप मतलब हम लोग अगर बात करते हैं अर्धमागधी, मैथिली, ये सब क्या है, ये सब प्राकृत मतलब भाषाओं में आ जाती हैं। तो इन धर्म का ही प्राकृत रूप था, और इसमें अशोक ने अपने प्रजा को एक जीवन शैली दिया, एक लाइफ स्टाइल दिया। तो अशोक ने अपने 7वें स्तंभ लेखों में, दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है कि धम्म क्या है। धम्म क्या है? साधुता, ठीक है, बहुजन का कल्याण, ठीक है, साधुता, बहुजन का कल्याण, पाप रहित होना, मृदुता यानी मधुर व्यवहार करना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, आपके व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, दया होना चाहिए, दान करो और हमेशा सच बोलो। सुचिता मतलब सच। तो अशोक धम्म क्या है? तो इसको कहते हैं कि बहुकयाने दया दाने, बहुकयाने दया दाने सची सोचे। ठीक है, तो इसको जो है मतलब अशोक का ये धम्म था, सच्ची सोच, अल्प पाप, ठीक है, अल्प पाप बहुकयाने, अल्प पाप बहुकयाने, दया दाने सच्ची सोचे। कहता है अशोक कि प्राणियों का वध नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना, माता पिता तथा बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचित संबंधी जितने उनके साथ मधुर व्यवहार, ब्राह्मणों श्राह्मणों के प्रति दयाशीलता, ठीक है, नौकर और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार, ये सब गुण होना चाहिए। ठीक है, ये सब गुण हमारे भीतर होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के इस मतलब धम्म को कहा था कि वो आज भी प्रासंगिक है। आज देखो बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। हम अपने नौकरों के साथ, दासों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं। तो अशोक ने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए। अशोक ने कहा कि जब हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है या कोई भी मंगल कार्य होता है, तो हम क्या करते हैं? हम हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं, लेकिन इसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, उनको दान करो, उनको भोजन कराओ, जो भूखे हैं उनको भोजन कराओ, अपने जो है दास हैं, जो नौकर हैं, उनमें बांट दो। तो अशोक ने कहा कि ये सब कर्मकांड व्यर्थ है, ये नहीं होना चाहिए, और इसकी जगह पर हम लोगों को अपने मतलब ब्राह्मणों श्रमणों को दान दो। और मतलब उसने कहा कि मानवता, बेसिकली अशोक ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करो। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय, ठीक है, अल्प व्यय और अल्प संग्रह को भी धर्म का अंग माना है तीसरे शिलालेख में। तो अल्प व्यय मतलब कम खर्च करो, ठीक है, अगर आपका खर्च कम रहेगा तो आपको संग्रह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अशोक ने कहा कि कम खर्चीले यानी सादा जीवन जियो तो आपका खर्च वैसे ही कम हो जाएगा। तो कम खर्चीले बनो। संग्रह यानी बहुत धन संग्रह की प्रवृत्ति मत रखो, ठीक है। और अशोक ने कहा कि जो अशोक ने धम्म बताया, अशोक का धम्म यही है, ये जो मैंने आपको बताया अशोक का धम्म यही है, ठीक है। और इसमें जो बाधक पाप होते हैं इसमें बताया उसने चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या, ये पाप के लक्षण है। चंडता यानी आपको मतलब आपके भीतर जब किसी के प्रति
किसी के प्रति आपके भीतर एक कठोर भाव आ जाता है। ठीक है, अगर क्रोध है, बहुत मान यानी ईगो है, अगर जेलस है, तो ये सब आपको धर्म का पालन नहीं करने देंगे। तो हमेशा इनसे बचना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने आत्म परीक्षण पर बल दिया, अशोक ने आत्म परीक्षण पर भी, कि हमेशा मतलब सेल्फ एनालाइज करते रहो, अपने कार्यों पर सोचते रहो, एनालाइज करते रहो हमेशा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे द्वारा क्या गलत हुआ है। अभी अभी जो, क्योंकि आपके भीतर आपका जो सोल है, कहते हैं हम उसी का अंश हमारे भीतर विद्यमान है, मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में। वो धीरे से आपको हिंट करता है कि नहीं नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे ही आपको ये महसूस होता है, वैसे ही तुरंत, कल मैंने जैन धर्म में आपको बताया ना, प्रतिक्रमण, तुरंत प्रतिक्रमण करो आप। यानी आपने जैसे ही रियलाइज किया, मतलब भीतर से आवाज आई है तो उसको मानो और रियलाइज करो, एनालाइज करो, अपने को आत्म परीक्षण करो। ठीक है, और फिर जो भी जो भी आपको मतलब आप उपचारात्मक कदम लेना है, किसी से माफी मांगना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, तो आप उसको तुरंत करो। ठीक है, इसने सभी संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के नियमों पर जोर दिया। सदाचार मतलब कि आप जो है, एक्सक्यूज मी, हमेशा अच्छा आचरण करो। सदाचार का मतलब अच्छा आचरण। 12वें शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के गृहस्थ और श्रमणों को दान आदि के द्वारा सम्मान करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसने अपने धम्म में कहा था, अशोक ने, कि सारे धर्म अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं। इससे आप अपने धर्म का भी अपमान करते हो। ऐसा करके आप अपने धर्म का भी अपमान करते हो। तो कि हर धर्म को समान रूप से देखना चाहिए, समभाव से देखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अशोक के धर्म को लेकर रोमिला थापर प्रख्यात ऐतिहासिक लेखिका हैं, ये इतिहास की लेखक हैं, ये इतिहासकार कह लीजिए। तो इन्होंने कहा कि अशोक का जो धर्म था वो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। राजनीतिक उद्देश्यों से कलिंग वॉर में बहुत ज़्यादा जो है मतलब नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अशोक ने सोचा कि मतलब भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया जाए। यानी अशोक ने अपना प्रभाव कायम करने के लिए युद्ध का रास्ता छोड़कर उसने एक नए धर्म की परिकल्पना की, और उसके प्रचार के लिए उसने सब जगह लोगों को भेजा, धम्म महामात्र नियुक्त किए, राजकों को भेजा, अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा। तो एक प्रतिनिधि मंडल उसने विदेशों में भेजे। तो जिसने भी इसको स्वीकार किया, तो जाहिर है कि आप मेरे प्रभाव को भी स्वीकार कर रहे हो। तो रोमिला थापर ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। और रोमिला थापर कहती है कि यही काम आगे अकबर ने किया। सुलह कुल जो अकबर का था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही अकबर ने कहा। तो एक्चुअली अगर इसको हम कहते हैं तो इसको राजनीतिक उद्देश्य से पूरी तरह इनकार नहीं भी करते हैं अगर, तो भी हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों ने ही सिर्फ इंपीरियलिस्टिक होकर के कार्य नहीं किया, यानी साम्राज्यवादी भावना से नहीं किया। इन्होंने ये इसलिए इसका इस्तेमाल किया कि इनके राज्य में हर संप्रदाय के लोग रहते थे, और सभी संप्रदायों में प्रेम और सौहार्द बना रहे, इसके लिए इन्होंने एक लाइफस्टाइल अपनी प्रजा को दिया, एक तरह की जीवन शैली अपनी प्रजा को दिया, और कहा कि जो इसका पालन करेगा, अगर इसका पालन ये करते हैं, तो एक प्रजा के बीच सौहार्द बना रहेगा।
तो धम की जो परिभाषा अशोक ने दी है, इस पर भी बहस होता है, इस पर भी बहुत बात होती है कि क्या क्या धम अशोक का अपना, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। तो क्या धम पूरी तरह एक नया नया संकल्पना था? क्या अशोक का अपना संकल्पना था? तो बौद्ध बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि इसकी परिभाषा राहुलवाद सूत्र से ली गई है, राहुलवाद सूत्र से, ठीक है। और इस 70 गेह विजय भी कहा गया है, इसको जो है 70 गेह विजय भी कहा गया है, ठीक है, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। तो एक सरल भाषा में एक नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने कुछ तरीके बताए अपने प्रजा को धम्म के माध्यम से, और इसका पालन भी करवाया अशोक ने, ठीक है। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की और कहा कि किसी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। प्रथम शिलालेख समझ रहे हो आप? जैसे अशोक ने मतलब 14 शिलालेख लिखवाए। तो ये जो 14 शिलालेख होता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 14 लाइंस थी। एक शिला यानी एक पत्थर के ऊपर ये 14 लाइंस थी, ठीक है। और उसी में जैसे मैं कभी द्वितीय कह रही हूँ, कभी सातवां स्तंभ पे, जैसे ये शिलालेख था और इसी तरह स्तंभ बनवाए उसने, जो मैं उस दिन आप लोग को एक दिन और मैं बता रही थी। जैसे सारनाथ स्तंभ है जिस पर 4 शेर बैठे हुए, तो इन स्तंभों पर 7 लाइंस होती थी, 7 लाइंस। तो उसमें जैसे दूसरा और सातवां स्तंभ लेख मैंने बताया आपको, इसी तरह इसमें जो प्रथम शिलालेख, तो जब भी स्तंभ लेख और शिलालेख इसके लिए आता है तो स्तंभ लेख आता है, इसके लिए आता है तो शिलालेख आता है। तो प्रथम शिलालेख में इसने जो आदेश जारी किया, तो उसमें इसने कहा कि यज्ञ के लिए किसी पशु का वध न किया जाए। यानी उस समय यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती थी, उसको इसने कहा कि पशु वध न किया जाए। और इस पशुवध को क्योंकि रोकना एकदम असंभव था, तो अशोक ने एक क्या मतलब वो लिखा है कि अशोक ने क्या आदेश किया कि राजकीय रसोई में पहले सैकड़ों पशु मारे जाते थे भोजन के लिए, अब उसने शुरू में कहा कि केवल 3 मृग, ठीक है, 2 मोर और 1 मृग, ठीक है, मतलब 3 प्राणी मारे जाएंगे, 2 मोर और 1 मृग मारे जाएंगे, और भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। यानी इसने धीरे धीरे रोका। बाकी इसने सामाजिक उत्सव मना कर दिए, जो कि फालतू में पैसे का खर्च होता था। जीवों की हत्या, वहाँ लोग मदिरा पीते थे, कई बार उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, ठीक है। तो इसने इस तरह के सामाजिक उत्सव बंद कर दिए, जहाँ पर बहुत अनियंत्रित आमोद प्रमोद यानी धूम धड़ाके वाली पार्टी, जहाँ पर मदिरा पी जाए, जहाँ पर मांस खाया जाए, जहाँ पर मल युद्ध, जहाँ पर एक दूसरे मल युद्ध में लोग मजे लेते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे को मारते हैं, उठा पटकते हैं, इसमें क्या जो है आनंद आता है लोगों को देखने में। पर ये बहुत पुराने टाइम से ये मल युद्ध होता रहा है। जानवरों की लड़ाई, जिसमें जानवर एक दूसरे को मार के एक दूसरे को खूने खून कर देते हैं और पब्लिक मजा लेती है। तो इन सब को अशोक ने बंद करवा दिया था, ठीक है। तो अब अपने इस धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार नहीं, इस धम्म, अशोक का ये जो धम्म था, उस धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की, ठीक है। तो इसमें प्रादेशिक, राजुक और मुक्तकों को, ठीक है, इनको प्रति 5वें वर्ष
धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था। ठीक है, लेखों में इनको अनुसंधान भी कहा गया है। अनुसंधान जब मौर्य प्रशासन पढ़ोगे तो जासूसों को भी कहा गया था। पर ये प्रादेशिक राजूक और ये मुक्तक, ये जो है कर्मचारी थे। आर्य शर्मा सिर्फ इसमें प्रादेशिक राजूकों की बात करते हैं, राजूकों की, पर प्रादेशिक भी थे। प्रादेशिक राजूक मुक्तक, इनको प्रति 5वें वर्ष मतलब ये देखने के लिए भेजा जाता था कि पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, धम महामात्र ये एक नया अधिकारी था, ये तो पहले से ही थे। ये धम महामात्र एक नया अधिकारी था जिसकी नियुक्ति उसने 14वें वर्ष अशोक ने की। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य था जनता में धर्म का प्रचार करना। धर्म श्रावण भी मतलब अशोक कहता है कि 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता था। ठीक है, ये हमेशा आता है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने कब की, तो अपने शासन के 14वें वर्ष में। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, प्रथम शासक था। ठीक है, और इसकी प्रेरणा उसने ईरान से लिया था। हमेशा ईरान के शासक से तुलना होती है डेरियस फर्स्ट से। तो जब मैं आप लोग को ईरानी आक्रमण पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा। तो जो अशोक के स्तंभ है, अशोक के स्तंभ और जो मतलब इसने एक अभिलेखों को माध्यम बनाया, एक तरह से मोड बनाया अपने प्रचार के लिए धर्म के, तो ये मतलब ईरानी इन्वेजन का ही एक तरह से इम्पैक्ट कहा जाता है। बल्कि इसका जो महल है वो भी कहा जाता था कि अशोक का महल भी वहाँ के हकमनी वंश, जिसको इंग्लिश में एकमैनियन कह देते हैं उसको, वहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा प्रभावित रहा। ठीक है, तो 1750 में टिल फैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। और पर अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये बहुत कॉमन फैक्ट है और छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब एसएससी वगैरह जो मतलब पुलिस वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों को, इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। ठीक है, तो बाकी अशोक के अभिलेखों के बारे में मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाने ही वाली हूँ। पर अशोक के अभिलेखों में मतलब एक गुहा लेख भी है, स्तंभ लेख भी है, शिला लेख भी है। तो मतलब 5 श्रेणी में बेसिकली अशोक के अभिलेखों को हम बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हमने पढ़ा मौर्य वंश के बारे में, अशोक के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम लिंक से आप कनेक्ट होइए मेरे साथ, वहाँ पर लिख भेजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पर ही आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। ठीक है, वहाँ पर आपकी तैयारी कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पर हम और डिटेलिंग के साथ, ठीक है, और डिटेल एनालिसिस के साथ एमसीक्यूज कराते हुए हम आपको पढ़ाएंगे। और वहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। हिस्ट्री आप यहाँ पर मेरे से पढ़ रहे हो, अगर आपको और भी कुछ दूसरे लोगों को भी पढ़ना है तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो आप कोड यूज करो, मेरे से पढ़ना है RSNet कोड। और ऐसा नहीं है कि RSNet कोड यूज करोगे तो सिर्फ आप मेरे से ही पढ़ोगे। आप इस कोड को यूज करके, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन करोगे अनअकैडमी को, और वहाँ पर जितने एडुकेटर्स हैं उन सबको पढ़ोगे, उन सबको। तो जल्दी कीजिए, मोबाइल उठाइए, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स प्लान सेलेक्ट करिए 1 ईयर या 2 ईयर वाला, और वहाँ पर रेफरल कोड डालिए RSNet, आपको 10% छूट मिलेगा अपनी फीस में, और मेरा फुल गाइडेंस कोऑपरेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।